हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका आपके चैनल वे टू एक्सीलेंसी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, खुशामदीद करता हूं। आज हमारा टॉपिक है फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का घटना विज्ञान सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कार्ल रोजर्स हैं। 1902 में पैदा हुए और 1987 में इनका देहांत हो गया। इसका व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत फेनोमेनोलॉजी के नियम पर बेस्ड है। घटना विज्ञान यानी फेनोमेनोलॉजी के अंतर्गत अनुभूतियों, भावों, मनोवृत्तियों, आत्म और दूसरों के व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें क्या क्या आता है समझिए। अनुभूतियों, भावों, मनोवृत्तियों, आत्म, सेल्फ और दूसरों के व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन किया जाता है। रोजर्स के इस सिद्धांत को मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही इनके सिद्धांत को सेल्फ थ्योरी या सेल्फ सेंटर्ड साइकोथेरेपी पर आधारित है। रोजर्स का यह सिद्धांत उनके क्लाइंट सेंटर्ड साइकोथेरेपी से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा दैहिक जीव है, फिजियोलॉजिकल जीव है, जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से कार्य कर सकता है। इसमें फेनोमेनल फील्ड और सेल्फ दोनों शामिल हैं। इनकी पूरी की पूरी सिद्धांत थ्योरी फेनोमेनल फील्ड और सेल्फ पर ही आधारित है। इस बात को ध्यान रखिए। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर फेनोमेनल फील्ड है क्या? तो ध्यान से समझिए। सभी तरह के, जितने भी तरह के हो सकते हैं, सभी तरह के चेतन और अचेतन के अनुभूतियों का योग ही फेनोमेनल फील्ड है। ध्यान आया आपको? फ्रायड के सिद्धांत में हमने बहुत ही विस्तार से इसे समझा है, जाना है, पढ़ा है। आगे भी हम इसे जरूर स्टडी करेंगे डिटेल में। फेनोमेनल फील्ड की खास बात यह है कि इस क्षेत्र के बारे में व्यक्ति खुद तो जानता है, लेकिन कोई दूसरा इसके बारे में नहीं जान सकता। मानव व्यवहार का कारण ही फेनोमेनल फील्ड है, न कि एक्सटर्नल स्टिमुलस। ध्यान है आपको? हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा होगा, उनका क्या मानना था। उनसे हमने यही सीखा है कि प्राणी का, जीव का प्रत्येक व्यवहार स्टिमुलस पर आधारित होता है, स्टिमुलस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं। जबकि कार्ल रोजर्स ठीक इसकी अपोजिट बात करते हैं। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत का सार ये है कि इनके व्यक्तित्व सिद्धांत का धुरी यानी केंद्र बिंदु आत्म अर्थात सेल्फ है। क्या है? सेल्फ। व्यक्तित्व के धीरे धीरे विकसित होने वाले अनुभव से ही फेनोमेनल फील्ड का एक भाग अधिक विशिष्ट हो जाता है, जिसे सेल्फ कहते हैं, या सेल्फ की संज्ञा दी जाती है। आत्म कहते हैं, आत्म की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, सेल्फ का अर्थ व्यक्ति में, मेरे अंदर, मानव के अंदर सेल्फ से नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्राणी से ही है। संपूर्ण प्राणी को ही सेल्फ कहा जाता है। सेल्फ का विकास शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ के दो सब सेक्शन होते हैं, दो भाग होते हैं। एक सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा आइडियल सेल्फ। आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय से आशय व्यक्ति के उन सभी पहलुओं और अनुभूतियों से है जिससे व्यक्ति अवगत होता है, यानी उससे वो परिचित होता है या उससे जानता है। जैसे व्यक्ति दूसरों के सामने अक्सर ये कहते हुए देखा जा सकता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, आदि आदि। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में दो बातें जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ दो बातें। पहली बात
कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक बार बन गया तो फिर वो बदलता नहीं है। क्या होता है? वो बदलता नहीं है, चेंजेबल नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल सेल्फ से भिन्न होता है। समझ रहे हैं? बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक, यानी जो नेचुरल होता है। जैसे किडनी है, लीवर है, बायोलॉजिकल है, इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट से कोई संबंध नहीं है, ये उसका हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर किडनी या लीवर खराब हो जाए, उसमें पथरी हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो इसके बारे में जब नया कॉन्सेप्ट बना, अब जो कॉन्सेप्ट बना उसे ही हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहेंगे, या यही सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दूसरी बात है आइडियल सेल्फ, यानी आदर्श आत्म। आदर्श आत्म क्या होता है? अपने बारे में विकसित किए गए एक ऐसी छवि से है जिसे वह आदर्श मानता है। हर आदमी के जीवन में एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे वो अपना आदर्श मानता अपने ही अंदर। जैसे मैं तार्किक हूं, मैं सामाजिक हूं, मैं दयालु हूं, मैं सत्यवादी हूं, या मैं शांति और अहिंसा प्रिय हूं, आदि आदि। कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व की दो आवश्यकताएं होती हैं। कितनी? दो। टू नीड्स ऑफ पर्सनैलिटी। पहला मेंटेनेंस नीड, अनुरक्षण या आवश्यकताएं। इनहेंसमेंट नीड यानी समृद्धि आवश्यकताएं। मेंटेनेंस नीड्स यानी अनुरक्षण आवश्यकताएं क्या होती हैं? इससे व्यक्ति अपने आप को ठीक ढंग से मेंटेन करके रखता है। जैसे हवा, पानी, भोजन और सुरक्षा की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बहुत ही आवश्यक चीजें होती हैं। इसे संतुष्ट करना, इसे मेंटेन करके रखना, बुनियादी चीजें। दूसरा इनहेंसमेंट नीड्स यानी समृद्धि आवश्यकताएं। इससे आशय यह है कि व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को उन्नत बनाने के लिए, सेल्फ यानी आत्म संप्रत्यय को उन्नत बनाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए एक प्रेरणा विकसित करता है। ये क्या करता है? ये इनहेंसमेंट नीड एक प्रेरणा डेवलप करता है। इनहेंसमेंट नीड्स का यही काम है। इसकी अभिव्यक्ति भी कई रूपों में होती है, जैसे उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, मैच्योरेशन, परिपक्वता, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये सब इनहेंसमेंट नीड्स की अभिव्यक्ति हैं। कार्ल रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में वस्तुवादी प्रवृत्ति अर्थात एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, अपने सिद्धांत में एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ यह है सभी तरह की क्षमताओं को विकसित करने की जन्मजात टेंडेंसी से है, जो व्यक्ति को उन्नत बनाने को प्रोत्साहन देता है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी से बहुत से नीड्स उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। उनमें से सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला है पॉजिटिव रिगार्ड और दूसरा है सेल्फ रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड यानी स्वीकारात्मक सम्मान, दूसरों द्वारा स्वीकारने, दूसरों का स्नेह पाने और उनके द्वारा पसंद किए जाने की इच्छा से है। इसे ही पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं। हर व्यक्ति दूसरों से सम्मान चाहता है, उससे पसंद करने की इच्छा चाहता है, ऐसा अभिवृत्ति रखता है। दूसरा है सेल्फ रिगार्ड यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान से आशय व्यक्ति में अपने आप को सम्मान और स्नेह देने की आवश्यकता है। व्यक्ति में अपने आप को सम्मान व स्नेह देने की आवश्यकता से है। हम अपने आप को भी सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, ये भी जरूरी है। कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व विकास के संबंध में विचार एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सभी ने डेवलपमेंटल थ्योरी दिए हैं, चाहे वो फ्रायड हो, एक्शन हो, चाहे और कोई वैज्ञानिक हो, परंतु उनकी तरह विकास की अवस्थाओं का कार्ल रोजर्स ने कोई उल्लेख नहीं किया है। रोजर्स ने व्यक्तित्व विकास में सेल्फ और एक्सपीरियंसेस को, अर्थात आत्मा और अनुभूतियों में संगतता को महत्वपूर्ण माना है। और जब अनुभूतियों और आत्म संप्रत्यय के बीच अंतर आ जाता है तो व्यक्ति में एंजाइटी, चिंता उत्पन्न होने लगता है। कार्ल रोजर्स ने इसके बचाव
या रोकथाम प्रिवेंशन के लिए डिफेंसिव रिएक्शंस का सहारा लिया, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। पूरी फेनोमेनल थ्योरी की सार ये है कि एक्सपीरियंसेस और सेल्फ कॉन्सेप्ट में जितनी ज्यादा संगति होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। इसे ही उन्होंने पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति कहा। तो दोस्तों, ये था कार्ल रोजर्स का सेल्फ थ्योरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।